सो अगला हम लोग को डीएमजी हो गया था, ग्लाइसिनेटो हो गया था, ऑक्सलेटो हो गया था ना। एक है हमारा चौथा एसिटाइल एसीटोन, जो फोर्थ है दैट इज कॉल्ड एसिटाइल एसीटनेटो एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ACAC। ठीक है, इसको ACAC से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं एसिटाइल एसीटनेटो। एसिटाइल ग्रुप क्या होता है हम सबको पता है, अगर हम इस लिगेंड को बनाएंगे तो एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं किसको, CH3CO को ना। इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। ये किसी पर जुड़ जाएगा तो उसको बोला जाता है एसिटाइलेशन हुआ। किसका होना है, एसीटोन का। अगर ये ग्रुप हम किस पे जोड़ दें, एसीटोन पे जोड़ दें, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, एसिटाइल एसीटोन। ठीक। अब इसमें देखो क्या करना है, एक H को हटा दे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाएगा। तो अगर हम इसको एक H को हटा के इस बॉन्ड को जोड़ दें तो ये पूरा एसिटाइल ग्रुप है, और ये पूरा ग्रुप क्या था हमारा, एसीटोन। उसमें क्या हुआ, ये जुड़ गया ना। दिस पार्ट इज एसिटाइल ग्रुप एंड दिस पार्ट इज एसीटोन। इस कंपाउंड का नाम है एसिटाइल एसीटोन, एसिटाइल एसीटोन। अब अगर हमें इसको लिगेंड बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, टाटोमराइज। बीच में देख रहे हो जो CH2 है, वो टाटोमराइज करेगा तो एक पे आएगा O नेगेटिव चार्ज, हो जाएगा वो एसिटाइल एसिटनेटो। तो इस स्ट्रक्चर को एसिटाइल एसिटनेटो बोलते हैं। देखो CH3 CO माइनस CH C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ क्या रहेगा डबल। ये कैसे बना, टाटामेरिज्म से, है ना। एक एच निकालोगे डबल बॉन्ड आएगा, ओ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एंड ये क्या है, बाइडेंटेड की मोनडेंटेड। एक O माइनस यहाँ डोनेट करेगा, दूसरा O यहाँ डोनेट करेगा। यूनि नेगेटिव है तो इस पे चार्ज कितना है, -1। एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज, दिस लिगेंड इज कॉल्ड एसिटाइल एसिनेटो, या इसी को हम लोग ACAC बोलते हैं। अब ये लिगेंड फॉर्म में है, ये तो आपका कंपाउंड फॉर्म में है, बट कंपाउंड फॉर्म में लिगेंड नहीं बनता। ये जब आयनाइज होता है तो इसका जो आयनाइनिक फॉर्म है दैट बिहेव एज अ लिगेंड। तो ये है आपका एसिटाइल एसिटेनेटो। ठीक है, ये भी साइक्लिक रिंग बनाएगा। कॉपर के साथ इसका जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो दो ठो स्टाइल स्टोन जुड़ते हैं, तो एक रिंग इधर से बना लेगा, दूसरा रिंग इधर से बना लेगा। तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या होगा, साइक्लिक होगा, है ना। बना लो। नहीं, इसमें नहीं है ऐसा कुछ। डीएमजी में था, इसमें नहीं है। इसमें तो डोनर ही ऑक्सीजन है ना। उसमें डोनर क्या था, नाइट्रोजन था, तब वो नेगेटिव फ्री रह गया था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, दोनों डोनर स्पीसीज क्या ऑक्सीजन है। ऑक्जेलेटो में दोनों डोनर क्या था, ऑक्सीजन थे। डीएमजी में क्या था, दोनों नाइट्रोजन थे। ग्लाइसिन में क्या था, एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन था, है ना। ये बात को थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। बन गया। इसका एक कॉम्प्लेक्स अगर हमें बनाना हो तो आराम से बना। देखो हमने आपको क्या बताया, एसिटाइल एसीटोन कैसे बनता है। ठीक है, एसीटोन का एस्टाइलेशन कर देते हैं तो एसिटाइल एसीटोन बनता है, और उसी का जो हम टाटामेरिक फॉर्म होता है दैट बिहेव एज अ लिगेंड। इसके कॉम्प्लेक्स बहुत ही इजीली बन जाते हैं। ये हमारा मान लो कॉपर बहुत आसानी से बनाता है, ACAC का होल ट्वाइस। कॉपर पे कितना चार्ज आएगा इसमें, क्योंकि यूनि नेगेटिव है तो कॉपर पे 2 पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बाय एसिटाइल एसीटोन। इसमें इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हो क्या है, नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल। इस बात को ध्यान देना। ठीक है, इसमें कंजुगेशन है। इसका इंपॉर्टेंस तब आएगा जब मैं चिलेटिंग लिगेंड पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच। बन गया। तो हम लोगों का ये बाइडेंटेड लिगेंड कंप्लीट हो गया। ठीक। एक लिखो पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड जिसमें हमारा EDTA आता है। अब मैं EDTA पढ़ाने जा रहा था क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में प्रैक्टिकल है, तो EDTA का जो टाइट्रेशन है पूरा समझा दे रहा हूँ, है ना। EDTA का पूरा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग रिएक्शन होता है, जिससे हार्डनेस ऑफ वाटर हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो उसका जरा टाइट्रेशन है, आपको समझा देते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो पहले आप EDTA पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। हेक्साडेंटेड पॉलीडेंटेड लिगेंड लिख लिए, उसमें लिखो हेक्साडेंटेड को ही हम स्पेसिफाई पढ़ेंगे, जिसका नाम EDTA है। EDTA इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डाई पॉली हेक्साडेंटेड लिगेंड हेडिंग डालो, उसमें लिखना इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथाइलिन डायमीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा एसिटिक एसिड। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, EDTA।
इसका नाम सुने हो कभी, काम सुने उसका? थायलेमिन डायमिन टेट्रा एसिटिक एसिड बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। और इसका इस्तेमाल देखो कहाँ कहाँ होता है, अभी आपको दिखाते हैं। हम लोग जब वाटर पीते हैं, हाँ, उसमें क्या होता है, हार्डनेस होता है। और वाटर की हार्डनेस दो चीज से होती है, एक टेम्पररी कहलाता है और एक कहलाता है परमानेंट, है ना। तो टेम्पररी परमानेंट हार्डनेस को जब रिमूव करना होता है तो इसकी जरूरत पड़ती है। परमानेंट को रिमूव करने के लिए इसकी खास जरूरत पड़ेगी। अभी देखा कैसे पड़ेगी, पहले हम देखेंगे है क्या, इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन डाइअमीन पढ़ा ना। अगर हम इथाइलिन डाइअमीन का स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, पहले इथाइलिन का स्ट्रक्चर बनाए, 2 कार्बन का होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइलिन बोलते हो ना। इस पे NH2 लगा दिया तो क्या बोले थे, डाइअमीन बोले थे क्या? अगर ये NH2 हो जाता तो डाइअमीन बोलते ना इसी को, और इथाइलिन डाइअमीन क्या था, यही था। अब हम क्या करेंगे, NH2 पे जो 2 प्रोटॉन थे, उन दोनों को हटा के उन दोनों पे 2 एसिटिक एसिड जोड़ दो। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3C OH। तो हम यहाँ CH3, अब एक बॉन्ड बनेगा तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा ना, तो CH2 हो जाएगा, CH2COOH। एक एसिटिक एसिड जुड़ गया, और ये कौन सा जुड़ गया, दूसरा वाला। सो हमारे पास कितने एसिटिक एसिड इधर जुड़ गए, 2 ठो। सेम काम इधर भी होगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, CH2COOH। कितने एसिटिक एसिड हो गए टोटल, 4 हो गए। तो हमने क्या नाम लिखा है, टेट्रा। तो टेट्रा इसी को कंफर्म करेगा ना, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये आपका ईडीटी अभी का है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अभी नहीं करेगा, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अपने आयनिक फॉर्म में करेगा, ठीक है, ईडीटीए, दिस इज आवर ईडीटीए। अब इसका हम लोग लिगेंड का फॉर्म देखेंगे, ये लिगेंड का बिहेव करता है तो कैसे करता है, इसकी पूरी प्रॉपर्टी देखेंगे, कितने डेंटेड है, कौन कौन डोनर एटम होते हैं इसमें, सब देखेंगे, ठीक है। बनाओ इसको। इथाइलिन डायमीन टेट्रा, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। हो गया। अब इसका हम क्या बनेगा, लिगेंड फॉर्म कैसे होता है, जब लिगेंड बनेगा तो लिखो, पॉइंट लिखो, इट इज ए हेक्साडेंटेड लिगेंड, इट इज एन हेक्साडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट पॉइंट, हेक्साडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 4 नाइट्रोजन डोनर, सॉरी 4 ऑक्सीजन डोनर एंड 2 नाइट्रोजन डोनर, इसमें टोटल 4 है, जिसमें से 2 ठो नाइट्रोजन डोनर होते हैं। 2 नाइट्रोजन डोनर एंड 4 ऑक्सीजन डोनर। कितने लिगेंड डोनेट, मतलब कितने आइटम डोनेट कर सकता है टोटल, 6। तो 6 से कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, कितना, ऑक्टाहेड्रल बनेगा ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो कितना बनेगा, 8 ही तो बनेगा। देखो इसको मैं 8 भी बना के दिखाता हूँ। CH2CO- हो गया, ठीक है। एक और दूसरा इसका जो पार्ट होता है, CH2CO को दूसरे कलर से लें तो ज़्यादा सही रहेगा। एक CH2 हो गया, ऐसे ही ये CH2CO-, सिमिलरली इसका भी CH2 इधर से बीच से CH2CO-। थोड़ा बड़ा बना दिया हूँ। बीच में क्या होगा हमारा, सेंट्रल मेटल, जिसके साथ बॉन्ड बनाना होगा उसको वो रहेगा। एक किसने डोनेट किया, नाइट्रोजन ने, दूसरा नाइट्रोजन ने, तीसरा ऑक्सीजन ने, नेक्स्ट ऑक्सीजन ने, ये भी ऑक्सीजन ने, और ये भी ऑक्सीजन ने। कितने बॉन्ड बना लिया, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। अगर आप देखोगे मोटा मोटा तो आपको यहाँ दिखेगा कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, ये देखो ये हो गया। अब एकदम सेंट्रल नहीं है हमारा, नहीं तो ये और ये और ये यहाँ रहेंगे, और एक ऑक्सीजन ऊपर से एक ऑक्सीजन नीचे से कोऑर्डिनेट कर रहा होगा। तो टोटल इसकी अगर ज्योमेट्री देखोगे तो ऑक्टाहेड्रल बन रहा है ना, ठीक है। अब बीच में क्या होता है, ज़्यादातर कैल्शियम होता है या मैग्नीशियम होता है।
तो ये हमारा कौन सा है डोनर, मतलब टोटल डोनर कितने हो गए हमारे, 6 हो गए, जिसमें से एक क्या है, 2 नाइट्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। ये चीज याद रखना पड़ेगा। टोटल चार्ज कितना है डीटीए पे, 4 नेगेटिव। तो इसको बोलते हैं ईडीटीए। ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन करता है। इस ऑक्सीजन को चाहे तो हम थोड़ा सा और सही जगह लगा सकते हैं, लगा ही देता हूँ मैं, थोड़ा आगे पीछे भाग गया है वो। CH2 O माइनस, ये लो। टोटल हेक्साडेंटेड लिगेंड है ये, हेक्साडेंटेड। ठीक है। सो ईडीटी इकलौता अकेले ही है। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा तो कितने लिगेंड की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ एक, है ना। तो मेटल और लिगेंड का रेशियो क्या रहेगा, 1:1, है ना। अगर देखा जाए तो ईडीटी पे टोटल चार्ज कितना है, -4। इसीलिए जब रिएक्शन करता है तो डाई सोडियम सॉल्ट में Na2 Y के फॉर्म में, Y यहाँ पे हम लोग किसको बोल रहे हैं, Y4- होता है ना, क्योंकि y हम इसको मान ले रहे हैं पूरे कॉम्प्लेक्स को, जो हमारा EDTA है। तो Y4- होता है, इसको क्या लिखेंगे, 2 सोडियम के साथ। अब अगर 2 सोडियम का ऑलरेडी जोड़ दोगे तो y पे कितना चार्ज आएगा, 2 ही नेगेटिव बचेगा ना। तो डाई सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में जाकर रिएक्शन करता है, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम पे क्या होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। सो 2 वहाँ पे वैलेंसी क्या करेगा, मेंटेन करके रखता है। इसलिए EDTA जब कॉम्प्लेक्स बनाता है तो किस फॉर्म में बनाता है, डाई सोडियम सॉल्ट में। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA, जहाँ पे y क्या है बच्चों, EDTA है। इस पर 2 नेगेटिव चार्ज अभी भी क्या है, बचा है। 4 में से 2 सोडियम ने बैलेंस कर दिया, बाकी 2 नेगेटिव रिमेन सेम। मतलब ये होगा कि जो आप देख रहे हो ना 4 नेगेटिव ऑक्सीजन चार्ज, उसमें 4 ठो सोडियम के साथ रहते हैं, बाकी 2 नेगेटिव रहेंगे। जिसको बोलते हैं डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA। अब हेडिंग डालो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसमें बहुत कुछ है, इसलिए इसकी सारी बातें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की जरूरत क्यों है, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। उसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे पास हार्डनेस ऑफ वाटर होता है। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है, आप अलग अलग जगह पे जब जाओगे, कभी टूर ट्रेवल पे गए होगे, तो हार्डनेस आपको महसूस होगा वाटर में, है ना। हार्डनेस ऑफ वाटर होता है मतलब आप पानी का टेस्ट या पानी के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है बदल जाने की वजह से आता है, एंड दैट इज कॉल्ड हार्डनेस ऑफ वाटर। कितने टाइप के हार्डनेस ऑफ वाटर होते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर कितने टाइप से है, 2 टाइप से। एक टेम्पररी हार्डनेस और दूसरा परमानेंट हार्डनेस है। कभी कभी देखा होगा आपके कपड़े जब धुलते हो ना, तो बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट लेता है तब साफ होता है, कभी कभी कम में भी हो जाता है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ परमानेंट हार्डनेस। ये 2 टाइप के हार्डनेस है, दोनों हार्डनेस के पीछे जिम्मेदार कौन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पररी हार्डनेस एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस। देखो टेम्पररी हार्डनेस जो होता है उसको हम लोग बॉईल कर देंगे ना तो निकल जाएगा, हल्का गर्म करोगे बॉइलिंग से ये रिमूव हो जाता है। बट परमानेंट वाला रिमूव नहीं होगा। सो टेम्पररी हार्डनेस कहाँ से आता है, दिस इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट के। ठीक है, कार्बोनेट के होते हैं या आपके बाइकार्बोनेट के होते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, दिस इज कॉल्ड बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। तो इनमें से किसी एक से होगा, या तो कार्बोनेट की वजह से होगा या तो बाइकार्बोनेट की वजह से। इनको रिमूव करना बहुत आसान है। आप जब पानी गर्म करते हो तो आपने देखा होगा नीचे कुछ व्हाइट व्हाइट डिपॉजिट हो जाता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो वाटर में आपके कार्बन बाइकार्बोनेट है कैल्शियम सॉल्ट के फॉर्म में। जब हीट करते हैं पानी बॉयल होता है तो सॉल्ट नीचे बैठ जाता है, पानी क्या होता है ऊपर आ जाता है। ठीक है, बॉइलिंग से रिमूव किया जा सकता है। बट जो परमानेंट हार्डनेस है वो किसकी वजह से है, दिस इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम और
मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ सल्फेट की वजह से या तो क्लोराइड की वजह से, या तो सल्फेट होगा या तो क्लोराइड्स होंगे। तो कैल्शियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया। इनकी लैटिस एनर्जी बहुत हाई होती है, तो इनको तुम चाहोगे बॉईल करके रिमूव कर देना, नहीं रिमूव होगा। सो दीज आर कॉल्ड परमानेंट हार्डनेस। सो टेम्पररी हार्डनेस इज रिमूव बाय आइदर बॉइलिंग या फिल्ट्रेशन से हो जाएगा, बट परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कई सारे मेथड हैं, जिसमें से एक मेथड है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा, कैल्शियम की वजह से ना हार्डनेस है, कैल्शियम को पकड़ के निकाल दो बाहर, न कैल्शियम रहेगा, सोडियम के कार्बोनेट से नहीं है, सोडियम के सल्फेट से नहीं है, किसकी वजह से, कैल्शियम सल्फेट की, बिकॉज दिस इज इनसॉल्युबल। वाटर में देखो कैल्शियम सल्फेट का ये सब इनसॉल्युबल है, तो सॉल्युबल नहीं होंगे तो बैठे रहेंगे, तो रिमूव नहीं होगा। तो हम क्या कर देंगे, कैल्शियम सल्फेट को रिप्लेस कर दे, सोडियम सल्फेट बना दे, एनी हाउ काम बन जाएगा। जो सोडियम सॉल्ट लिए हो ना, यही एक्सचेंज होता है, सोडियम चला जाता है, ईडीटीएस सोडियम दे देता है और कैल्शियम को पकड़ लेता है, क्योंकि कैल्शियम का ईडीटी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी बहुत हाई है, बिकॉज ऑफ चिलेशन। अभी आपको अगला लिगेंड चिलेशन लिगेंड पढ़ाना है ना, अभी समझाता हूँ। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन किस लिए किया जाता है, टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। कैसे होता है अभी आपको वन बाय वन समझाऊंगा। तो पहले बात समझ में, हार्डनेस क्या होता है ये पता चल गया, कितने टाइप का होता है, किसकी वजह से होता है, देयर इज क्लियर इन थिंग। कार्बन बाई कार्बन परमानेंट नहीं, टेम्पररी है, टेम्पररी को बॉईल करके हम लोग फिल्टर कर लेंगे तो हमारा हार्डनेस रिमूव हो जाएगा, बट परमानेंट को नहीं हटा सकते, तो परमानेंट को हटाने के लिए अब जुगाड़ करेंगे। एक आपका है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, उससे भी होता है, आयन एक्सचेंजर से। दूसरा हमारे पास कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, इससे भी होता है। और जियोलाइट का नाम सुने होंगे, जियोलाइट वो भी आयन एक्सचेंजर ही है। जियोलाइट जो होता है ना, ZSM5, इन सब का काम होता है कि हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है। जियोलाइट कई टाइप के हैं, कई टाइप के, उसमें से एक यूज किया जाता है। अभी तो आप लोग के सिलेबस में से वो हटा दिया गया है ना, पूरा पी और डी ब्लॉक, तो मतलब बहुत, पी ब्लॉक तो बहुत शॉर्ट कर दिया गया है, डिटेल में है नहीं। बनाते चलो, अब ये हो गया हमारे पास, हम लोग टाइट्रेशन करेंगे। टाइट्रेशन का भी किया है, ये वाला नहीं किया होगा, एसिड बेस किया होगा ना, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक नहीं किया होगा। इसको करेंगे तो हम लोग देखेंगे बड़ा सुंदर सुंदर कलर बनते हैं इसमें। अब जब लिगेंड बनेगा, लिगेंड जब कंबाइन होता है तब का कलर, और लिगेंड कंबाइन होने से पहले कलर, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो बताएं कैसे कैसे होता है टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। हेडिंग डालो ना, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब देखो होता क्या है, हम एक सैंपल में इसको, हो जाए, आप कहीं से भी, पूरे आपको बोला जाएगा ना वाटर का सैंपल कलेक्ट करके ला, आप जाओ नदी नाला कहीं से पानी लेके आओ। आपको करना क्या है, इसमें जब टाइट्रेशन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये हार्ड वाटर होता है, हम इसमें क्या रखेंगे, हार्ड वाटर। अब इस हार्ड वाटर में डायरेक्ट नहीं जोड़ते हैं, पहले इसमें डाला जाता है 8 to 10 ml बफर सोल्यूशन। क्या डालते हैं, बफर सोल्यूशन डालते हैं। बफर सोल्यूशन डाला जाता है किस लिए, अभी बताता हूँ। बफर सोल्यूशन का काम जानते हो क्या होता है, पीएच को मेंटेन करना, है ना। बफर सोल्यूशन पीएच को मेंटेन करता है। इसमें डालने के बाद इसमें एक डाला जाता है इंडिकेटर, जिसका नाम होता है ईबीटी। ईबीटी क्या है, इंडिकेटर, इसका पूरा नाम है इरियोक्रोम ब्लैक टी। क्या नाम है, इरियोक्रोम ब्लैक टी। ये भी डाइजोनियम सॉल्ट होता है, इसका स्ट्रक्चर आप नेट से देख लेना, ठीक, बहुत बड़ा सा है, मैं बना नहीं सकता इधर। इरियोक्रोम ब्लैक टी, ये हमारा क्या काम करता है, इंडिकेटर का। तो पहले जब आप इरियोक्रोम ब्लैक टी डाल दोगे, और इरियोक्रोम ब्लैक टी क्या करता है, ये भी एक लिगेंड ही है, जो हार्डनेस जो कैल्शियम के साथ जाके कंबाइन रहता है यहाँ पे। जब ये कंबाइन होगा तो आपका जो सोल्यूशन है वो आपका वाइन रेड कलर का सोल्यूशन बना रहेगा। तो आपको दिखता रहेगा हार्डनेस अभी रिमूव नहीं हुआ है, अभी तो हम शुरुआत करने वाले हैं ना। अभी हमने ईडीटीएस में डाला है क्या, कहीं नहीं डाला है ना। दिस होल सोल्यूशन का कलर कैसा होगा, वाइन रेड कलर का। वाइन रेड कलर देखे हो कभी, नहीं देखे होगा तो जब डॉक्टर बनना तो पियोगे तो पता चल ही जाएगा। ये है वाइन रेड कलर, और वाइन रेड कलर किसकी वजह से है, कॉम्प्लेक्स बना है कैल्शियम और ईबीटी का, है ना। ईबीटी और कैल्शियम का यहाँ पे क्या बना रहता है, कॉम्प्लेक्स बना रहता है, एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज वाइन रेड कलर। इसमें हमने बफर सोल्यूशन क्यों डाला है, अगर बफर नहीं डालेंगे दोनों आपस में क्या करना, पीएच चेंज कर देंगे, जिसका सॉल्ट ओपन हो जाएगा। सो अभी आपका सॉल्ट बना हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ड्रॉप वाइज ईडीटीए यहाँ पे डालते हैं। आप सब टाइट्रेशन की, अगर पीपेट होता है ना और एक ब्यूरेट होता है, ये हमारा ब्यूरेट जैसा कुछ है, अभी टाइट्रेशन करके देखेंगे। यहाँ पे हमारा कौन भरा होता है, ईडीटीए, है ना।
ईडीटीए क्या करते हैं, ड्रॉप वाइज इसमें डालते हैं, एक एक ड्रॉप। जैसे ही रिएक्शन होना चालू होगा, अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गया, सो दिस वाइन रेड कलर इज चेंजेस इनटू ब्लू कलर। जैसे ब्लू कलर आ जाएगा मतलब क्या हुआ, ईबीटी हट के जो कैल्शियम सॉल्ट किसने बना लिया, ईडीटीए ने बना लिया। और ईडीटीए का जैसे ही सॉल्ट बनेगा पूरा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर। दैट इज कंफर्मिंग कि हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया है। इसमें आपका पूरा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर। एंड दिस ब्लू कलर इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ईडीटीए। ठीक है, ये ब्लू कलर आपका इंडिकेट करेगा कि काम कंप्लीट हो चुका है। एंड दिस सॉल्ट इज कैल्शियम ईडीटीए सॉल्ट होता है। आपका कैल्शियम ईडीटीए सॉल्ट तैयार हो गया, टाइट्रेशन खत्म। इंडिकेटर क्या है, इरियोक्रोम ब्लैक टी। कलर कैसा था, वाइन रेड। वाइन रेड किसकी वजह से था, बिकॉज ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ईबीटी। हमने टाइट्रेशन शुरू किया, ईडीटीए को ड्रॉप वाइज इसमें डालना चालू किया। ड्रॉप वाइज डालेंगे, एक ड्रॉप, एक साथ ही नहीं डालोगे। जब ड्रॉप वाइज डालोगे, एक समय ऐसा आएगा कि दिस कलर इज गोइंग टू डिसअपियर एंड दिस कलर इज अपियरिंग स्लोली। ये पूरा खत्म हो जाएगा और ये पूरा अपियर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सारे कैल्शियम ईडीटीए के साथ जुड़ गए हैं और ईबीटी क्या हो गया, फ्री हो गया। सो कैल्शियम तुम पकड़ लिया ईडीटीए ने। अब एक तरह से समझो कि तुम्हारे हाथ है ना, मतलब तुम्हारे 6 उंगलियां हैं, ऐसे पानी में डाला, कैल्शियम को पकड़ कर निकाल लिया। हार्डनेस किसकी वजह से था, कैल्शियम या मैग्नीशियम, दोनों हो सकते हैं। अब दोनों को पकड़ लेता है, अब दोनों निकल गए तो पानी में हार्डनेस बचा नहीं बचा। हमने सोडियम सॉल्ट लिया था, कैल्शियम जो कौन चला जाएगा, इसका ईडीटीए का सोडियम चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे सॉल्ट किस फॉर्म में लिया है, Na2Y के फॉर्म में लिया है ना, डाई सोडियम सॉल्ट में। तो एक कैल्शियम की जगह 2 सोडियम चला जाएगा। तो जो सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट था, अब वो सोडियम सल्फेट हो गया होगा। जो कैल्शियम क्लोराइड था वो क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हार्डनेस नहीं काज करता, कैल्शियम सोडियम सल्फेट हार्डनेस काज नहीं करता। काम हो गया ना, हमने कैटायन को ही बदल दिया। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो एक ऐसा टाइट्रेशन जिसमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता हो, उसको क्या नाम देंगे, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। एंड कैल्शियम, आप तो फिल्टर कर लो ना, है ना, बना लो। या तो इंडिकेटर पूछ देगा, या तो कलर पूछ देगा, या तो तुमसे पूछ देगा हार्डनेस किसके वजह से होता है, टेम्पररी हार्डनेस के पीछे कौन जिम्मेदार है, परमानेंट हार्डनेस के पीछे कौन जिम्मेदार है। अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताता हूँ क्या पूछेगा। पूछेगा ईडीटी टाइट्रेशन में कैल्शियम और मेटल का रेशियो क्या होगा, कैल्शियम और इसका ईडीटी का क्या रेशियो होगा, 1:1। एक ही चाहिए ना, एक लिगेंड सफिशियंट है। डोनर एटम कितने होंगे, 6 हो जाएंगे ना। फिर पूछेगा ईडीटी किस फॉर्म में अटैक करता है, डाई सोडियम सॉल्ट, है ना। तो पूछने को तो कहीं से घुमा के पूछ दे। ये वाला सॉरी, एक लिखना था, दो मैंने बाद में कर दिया, एक ही था ना पहले। एक ही जुड़ेगा, 1:1 रेशियो होता है। मेटल और ईडीटी का रेशियो क्या है, 1:1। दोनों एक एक मोल लगेंगे। ईबीटी भी एक ही रहता है। सो 1:1 रेशियो, ठीक। इस चीज को सबसे ज्यादा ध्यान रखना। अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैल्शियम ईडीटी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्टेबल और आपको पता होगा ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। कैल्शियम ईडीटी का जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज काइरल। हो गया। सो ये टाइट्रेशन लैब में जब करोगे तो लैब में अलग तरीके से मजा आता है। बोर्ड पे तो भाई बस हम थ्योरेटिकली बता सकते हैं कैसे हुआ। इरियोक्रोम ब्लैक टी, ईबीटी का फुल फॉर्म लिखे रहना। कभी कभी उसको सोलो क्रोम के नाम से भी एक आता है, उसको भी डाला जा सकता है। ईबीटी की जगह सोलो क्रोम। बनाए कॉम्प्लेक्स, ये बन गया सबका। कहाँ शुरू किए थे, हार्ड वाटर था। हार्ड वाटर कैसा, टेम्पररी के लिए नहीं है, किसके लिए है, परमानेंट के लिए। टेम्पररी तो बॉईल करके हट ही जा रहा है, तो टेम्पररी में इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हार्ड वाटर लाए हमने, उसमें टाइट्रेशन शुरू किया। पहले ईबीटी डालेंगे, उसमें 8-10 ml बफर सोल्यूशन डालते हैं। बफर सोल्यूशन का काम है ताकि इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज किए रहे। जैसे फिर हमने ईडीटी डालना चालू करेंगे, ईडीटी ईबीटी को हटाता चला जाएगा एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस विथ
ईडीटी है, नॉट विथ ईबीटी, ईबीटी फ्री हो जाएगा। और जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा तो इंडिकेटर क्या है, वाइन रेड कलर बिकम ब्लू कलर, विच इज क्लियरली आपको विजिबल होगा कि हाँ चेंज हुआ, एंड आप बता सकते हो अब काम खत्म। इरियोक्रोम ब्लैक टी, ईबीटी का फुल फॉर्म है इरियोक्रोम ब्लैक टी। ब्लैक टी मतलब यहाँ पे वो मत समझ लेना कल्लू चाय, आजकल बड़ा क्रेज है भाई, वजन घटाना है ब्लैक टी पियो। अरे ब्लैक टी ब्लैक कॉफी होता है मगर, कोई बात नहीं, अरे सब पी सकते हो आज के ज़माने में यहाँ। अब तो दूसरा कलर आ गया है, ब्लू कलर आ गया है। ये सब बेवकूफ़ बनाने का नया नया तरीका है, जानते हैं सब इंडिया में सब बेवकूफ़ है। एक ठो होता तो सब सब बेवकूफ़ है। अच्छा, आप में से किसी लोग, आप में से कितने लोग अ, बाद में बताऊंगा, फिर रुक जाओ। CH2, CH2, NH2, NH2, ये हो गया। ऐसे गड़बड़ा जाएगा ना। तो इसमें तुम देखना कितने सारे वो बने हैं रिंग, आपको रिंग काउंट कराना है मुझे। ये हो गया। फिर एक हमारा CH2CO, थोड़ा सुंदर नहीं बन रहा। एक ये, एक ये बन गया। फिर CH2CO माइनस बन गया। CH2CO माइनस, थोड़ा माइनर छोटा सा है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। दिख रहा ना प्रॉपर, दिख रहा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसीलिए मैंने इसको पहले पहले से बना लिया था। कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, हम इस रिंग को रिमूव कर रहे हैं। आप बताओ इसमें टोटल कितने मेंबर और कितने रिंग बने हैं। 5 मेंबर के 5 रिंग होंगे, काउंट करो, है ना। देयर आर 5 रिंग्स ऑफ 5 मेंबर। इतना ज्यादा जिसमें चिलेशन का मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है ना। जितना नंबर ऑफ रिंग ज्यादा होंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। और किसी को अगर रिंग के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल गया तो मजे ही मजे। मैं एक चीज, हाँ मैं ये बोल रहा था, किसी ने ज्योतिबा राव फुले का नाम सुना था। अभी किसी का बर्थडे था, याद है किसका था। उन्हीं का था। उनका योगदान जानते हो अपनी लाइफ में। आप जो पढ़ रहे हो एजुकेशन के लिए ना, पत्थर खाई है वो लेडी उसके लिए, ईंटा पत्थर, लोगों से गालियाँ बेइज्जती, सिर्फ वुमेन एजुकेशन के लिए। आप सोचो हमारे पूर्वज कैसे रहे होंगे। मतलब कि कभी नहीं चाहते, एक ये दूसरा अम्बेडकर, इन दो, एक लेडी एक जेंट्स की वजह से आप यहाँ पढ़ाई करो एज अ गर्ल। मेल को तो पहले भी था ना, कहीं जाके पढ़ ले, जंगल में पढ़ ले, गुरुकुल में पढ़ ले, फीमेल नहीं पढ़ती थी। बट इनकी पढ़ाई, इनके उत्थान के लिए इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। कॉन्स्पिरेसी देखिए हमारे देश में क्या है, आप जब स्टेटस लगाते हो, पूजा करते हो शंकर भगवान, बजरंग बली, इनका इनका कोई रोल नहीं आपकी पढ़ाई में। मेरे कांटेक्ट लिस्ट में कम से कम 300 से 400 लोग हैं, इसमें से लेडीज जेंट्स सब हैं। किसी को मैंने देखा स्टेटस पे लगा, किसी लेडीज को नहीं देखा। पता नहीं जानकारी नहीं है या बुद्धि। और रोज सुबह बजरंगबली का, शंकर भगवान का, इनका लग जाएगा। रियलिटी में भगवान आपके लिए कौन हुआ है। आप जिस रियल लाइफ में जी रहे हो ना, उनकी देन है। अभी आपको कह दिया जाए कि किसी एक के लिए लड़ जाओ, कोई नहीं लड़ने वाला। आप खुद नहीं जाओगे अपने हक के लिए लड़ने। ये हालात है। तो मुझे लगता है कि सही भगवान को सब हाइड करके उन भगवान को दिखाया जा रहा है जो हमसे कभी मिलते ही नहीं है। ये पता नहीं, मुझे ऐसा महसूस होता है। मैं इसलिए नहीं बोलता, विवाद हो जाएगा।
नहीं हो जाएगा। आप उस भगवान को मानो जिसको मान रहे हो, बट आप उसको भूल गए, उसके पीछे आपने उनको भूल गए जिसकी वजह से तुम हो। नहीं तो लेडीज का काम पता है ना, घर में सिर्फ दो ही था, एक बच्चे पैदा करना, दूसरा खाना बना के खिला देना। और मेल लोग एकदम तान से घूमते थे, एकदम शान से, उनको लगता था "है, हम तो बड़े हैं ना, हायरार्की में ऊपर आते हैं"। इस टाइप का मतलब था पहले भी। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, कभी देखा आदमी फुका के मर गया जल के? नहीं। ये सब लेडीज के जितने रूल बने, किसके लिए? लेडीज के। क्योंकि हमारे यहाँ तो पुरुष प्रधान देश है। मगर अब औरतों ने सीख लिया है, सीख लिया है कि इनको कैसे घुमाना है। शादी से पहले भी घुमाएगा, शादी के बाद भी घुमाएगा, साला बना पुरुष प्रधान। आप पंचायत सीरीज देखे? पंचायत वेब सीरीज देखे? प्रधान उसकी बीवी थी, बुढ़ा कभी प्रधान था ही नहीं, वो प्रधान पति था। ठीक है। बट उसमें भी देखो, एक ही बार प्रधानी नहीं सामने एकदम लड़े, झंडा जब लड़ा, उसके पहले तो उनको पता नहीं क्या होता है, सारा काम वो करता है। तो इस तरह कभी मत होने देना। भले आप कुछ ना है, मैं हूं ना, मैं प्रधान हूं तो मैं हूं, तू चल किनारे हट। रेस्पेक्ट देंगे, पोस्ट नहीं देंगे, सैलरी भी नहीं देंगे। चलो आगे चला जाए। तो इसके बारे में सब कुछ हो गया ना, ईडीटीए का। 5 मेंबर के 5 रिंग हैं। लिगेंड क्लासिफिकेशन में अगला हेडिंग लो, चिलेटिंग लिगेंड्स। हमने बाइडेंटेड लिगेंड कंप्लीट कर लिए, अब हमारे पास क्या है? चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं? चिलेशन मतलब रिंग फॉर्मिंग। तो ऐसे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखे हुए आप लोग, स्टेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। जब कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की बात करोगे ना, तो यहाँ अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स अभी आपको मैं देख के दिखाऊंगा। चिलेटिंग लिगेंड्स लिखो। चिलेशन मीन्स रिंग फॉर्मेशन। तो ऐसे लिगेंड जो रिंग का फॉर्मेशन करते हो, वो क्या कहलाएंगे? चिलेटिंग लिगेंड। चिलेशन मीन्स रिंग फॉर्मिंग। अब रिंग फॉर्मिंग कई तरीके से हो सकता है ना? आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो रिंग ही बनाते हैं, जहां भी रिंग चिलेशन होगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लिखो, चिलेटिंग ligands are form a cyclic ring around the central metal. Chelating ligands are form cyclic ring around the central metal. Cyclic ring around the central metal. क्या मोनोडेंटेड लिगेंड चिलेटिंग हो सकते हैं? नहीं। मोनोडेंटेड को छोड़ के बाकी सब जो है सब चिलेटिंग है। बाई हो, ट्राई हो, टेट्रा हो, पॉली हो, सब के सब है ना। लिखो, ऑल बाई एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर चिलेटिंग लिगेंड। All bidentate or polydentate ligands are chelating ligand. Are chelating ligand. अब पॉइंट्स लिखा जाए। पहला नोट, इसमें कई सारे नोट लिखोगे। नोट 1 लिखो, तो चिलेटिंग ligand form complexes which are more stable than non-chelating complexes. Chelating ligand complexes are more stable than non-chelating complexes. Non-chelating complexes. Next point. Stability of chelating complexes is derived by entropy. ये एंट्रोपी डील करता है। रिंग बन जाने से एंट्रोपी घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। और आपको पता होगा डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डी एस, है ना? अगर एस निगेटिव होगा तो जी क्या होगा? एक मिनट, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच। डेल्टा एच पे क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माइनस टी डेल्टा एस, यही रहेगा। हम इसको क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं ना। ये घटाएंगे तो क्या होगा? ये एंथैल्पी तो नेगेटिव होगा ना। बॉन्ड फॉर्मेशन करे तो रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक ही है ना। तो डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो जी किधर जाएगा? नेगेटिव की तरफ भागेगा कि नहीं भागेगा? तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो स्टेबिलिटी, सॉरी, नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस है। यहाँ पे आपका जो भी डेल्टा एच तो फिक्स होगा रिएक्शन का। अब हमने क्या डेल्टा एच को क्या कर दिया?
नेगेटिव, तो H क्या होगा? H का वैल्यू तो अभी फिक्स है ना, हमने रिएक्शन तो रिएक्शन होने के बाद की बात करेंगे ना। इसमें से घटाओगे ये किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ये पॉजिटिव जाएगा। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस का नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब रिएक्शन स्टेबलाइज हो रहा है। स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत रिएक्शन होगा, फिजिबल है। स्टेबिलिटी हाई कब है? जब रिएक्शन ना हो। तो डेल्टा जी कब रिएक्शन नहीं होगा? जब पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव कब होगा? जब एस घटेगा। और एस क्या आपको पता, रैंडमनेस है। तो लिगेंड सब फैले फैले होंगे, रैंडमनेस ज्यादा होगा, एस पॉजिटिव होगा, तो जी निगेटिव हो जाएगा। अगर हमने रैंडमनेस को घटा दिया, मतलब जब फॉर्मेशन रिंग बना लोगे तो एक सिस्टमैटिक हो गया ना अरेंजमेंट। और अगर सिस्टमैटिक होने का मतलब एंट्रोपी डिक्रीज करी है। एंट्रोपी घटेगी तो आपका रिएक्शन स्टेबलाइज होगा। एंट्रोपी कम होगी, स्पॉन्टेनियस होने की प्रोबेबिलिटी घट जाएगी। एंट्रोपी ज्यादा होगी, स्पॉन्टेनियस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जब लिगेंड चिलेटिंग बन जाएगा, मतलब दैट मेटल इज, चारों तरफ से क्या होगा? ऐसे बन जाएगा। लिगेंड भी बाउंड हो गया, मेटल भी बाउंड हो गया, ऐसे दोनों फ्री थे, और दोनों जब जुड़ के एक हो गए ना, तो एंट्रोपी डाउन हुई कि नहीं हुई? एंट्रोपी डाउन होगी तो डेल्टा जी पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो तुम्हारा रिएक्शन क्या हो गया? अब आगे स्पॉन्टेनियस नहीं है, मीन्स स्टेबलाइज हो गया। तो चिलेटिंग ज्यादा स्टेबलाइज क्यों है? बिकॉज ऑफ एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस है। ठीक है, नोट करो इस बात को। चिलेटिंग क्या लो, स्टेबिलिटी ऑफ चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस आर एंट्रोपी ड्राइवन। याद रखना, एंट्रोपी, स्टेबिलिटी ऑफ चिलेटिंग अभी कई सारे एग्जांपल देता हूँ ना, तगड़े तगड़े। स्टेबिलिटी ऑफ चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस आर एंट्रोपी ड्राइवन। अब इधर देखो ध्यान से, बहुत आसान आसान है। अगर आपके पास चिलेटिंग लिगेंड की बात करें तो कोबाल्ट ताबड़तोड़ कॉम्प्लेक्स बनाता है ईएन के साथ। ईएन के साथ 3 लिगेंड रहता है, 3 पॉजिटिव। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कैसे बनाओगे? मैंने आपको बताया था ना, ईएन लिखेंगे हम लोग ना। ईएन में क्या लिखते हैं? एन। यहाँ भी क्या लिखेंगे? एन। रिंग बन गया। एक एन यहाँ पे, एक एन यहाँ पे। जितने भी आपने देखा ना अभी, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, हेक्साडेंटेड, जो भी, सबका एक ही काम है, क्या करना है? सबको चिलेटिंग लिगेंड बनाना है, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है। चिलेटिंग बनने से क्या फायदा होगा? ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। रिंग बन गया। कितने रिंग बने उसमें टोटल? 3। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे, इसको पॉइंट लिखेंगे, बना लो। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है बच्चों। आयरन का है ऑक्जिलेटो के साथ FeOX का होल थ्राइस 4 नेगेटिव, यहाँ पे 4 नेगेटिव। आपका कॉपर भी ईएन के साथ बनाता है, एकदम मस्त वाला कॉम्प्लेक्स। अब इनकी स्टेबिलिटी ट्रेंड बताऊं मैं, वो ना मजेदार है। कॉपर स्टाइल स्टोन के साथ बनाता है SeSe का होल्ड वाइज। दीज आर फॉर, आपने देखा IDTA कैसे मस्त कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। तो ये सब क्यों चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स ज्यादा बना रहे हैं? क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी उसमें ज्यादा है। अब स्टेबिलिटी क्यों होती है और कैसे आती है, जरा ये देखें। सारे पॉइंट स्टेबिलिटी के लिखवा दें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे ना। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ रिंग ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। पहला नोट 1। स्ट्रक्चर तो बस दिखाने के लिए कैसे रिंग हम दिख रहा है ना। अब यहाँ पे कितने मेंबर रिंग है? ये 5 है भाई। CH2 बीच में रहेगा, खा जाओगा उसको। डाइथाइलामीन है ना ये। तो NH2 CH2 CH2 NH2 होता है। अब लिखा नहीं कि मतलब, अरे देखो 1 2 3, हम तो एकदम बुक्का बैल है, 3 ठो दिखा, लग छाप चल दिए। और लिखा थोड़े जाएगा हर जगह। लिखा जाए, सबसे पहले लिखो नोट 1, इफ द नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग इंक्रीजेज स्टेबिलिटी इंक्रीज। ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। पहले तो सबसे पहला पॉइंट हमारा हो चुका है कि चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस से ज्यादा स्टेबल होंगे, ये तय हो गया ना। दूसरा पॉइंट के लिखे, इफ द नंबर ऑफ रिंग इंक्रीजेज स्टेबिलिटी इंक्रीज। अब रिंग का साइज की बात होती है। रिंग के साइज में 2 साइज हैं, एक 5 मेंबर, दूसरा 6 मेंबर। 5 मेंबर रिंग्स आर ऑलवेज स्टेबल विथ नॉन कंजुगेटेड लिगेंड्स, मतलब ऐसे लिगेंड जो कंजुगेशन ना करते हो, जैसे डाइथाइलामीन कंजुगेशन किया था? नहीं किया था। बट एसिटाइलस्टोन कंजुगेशन किया था? किया था। एसिटाइलस्टोन जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो 6 मेंबर बनाएगा। तो 6 मेंबर रिंग्स आर स्टेबल when ligands are conjugated, और 5 member rings are stable when ligands are non conjugated। तो लिखो 5 member rings are more stable when ligands are non conjugated। 5 member rings are more stable when ligands are non conjugated। उसमें आपका En आ जाएगा, है ना, नॉन कंजुगेटेड। ऑक्सलेटो आ जाएगा, OX भी नॉन कंजुगेटेड ही है।
नेक्स्ट अगला पॉइंट, 6 मेंबर रिंग्स आर स्टेबल विथ कॉन्जुगेटेड लिगेंड। तो हमने ए सी एस एक एग्जाम्पल इसलिए उसको पढ़ाया गया है। 6 मेंबर्ड रिंग्स आर मोर स्टेबल व्हेन कॉन्जुगेटेड लिगेंड। आप अब सबका एक एक एग्जाम्पल दोनों का बना लेते हैं ना। 6 मेंबर रिंग्स आर मोर स्टेबल व्हेन कॉन्जुगेटेड लिगेंड। देखो कॉपर का अगर हम एसी एसी कॉम्प्लेक्स बनाए डाई एसिटाइल एसिनेटो का, तो आप देखो एसिटाइल एसिनेटो क्या था, एसिटाइल एसिनेटो था हमारा ये O माइनस ना, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, XH3 अब जरा देखो तो कंजुगेशन है क्या, है ना कंजुगेशन। सो दिस कंजुगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 6 मेंबरिंग स्टेबिलिटी। ये है ना हमारा एसिटाइल एसिनेटो। देखो ये निगेटिव सिंगल डबल कंजुगेशन में आ गया। तो ये आपका 6 मेंबरिंग तब स्टेबल होता है जब लिगेंड कैसे हो, कॉन्जुगेटेड हो। बट यही अगर इथाइलिन डायमीन से बनाओगे तो क्या होगा, 5 मेंबर ही बनेगा और वो कंजुगेशन में नहीं होगा। ईडीटी के जो कॉम्प्लेक्स बने नॉन कॉन्जुगेटेड हैं, देखो ईडीटी में एक भी पाई बॉन्ड है किधर के आप कॉन्जुगेशन होगा। ये देखो यहां से लेके यहां से पूरा कॉन्जुगेटेड है ना। सो दिस इज कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड। तो चिलेटिंग में 5 मेंबरिंग अगर है तो लिगेंड आपके नॉन कॉन्जुगेटेड होंगे, और 6 मेंबर होगा तो आपका कॉन्जुगेटेड होगा। अब आपको एग्जांपल्स कराने हैं, विच कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल एंड व्हाई। कुछ ऐसे एक्सेप्शन यहाँ पे आएंगे जो आपने भी नहीं पढ़े हैं या आप जानते भी नहीं। जॉन टेलर डिस्ट्रॉसन का नाम सुने हो, चलो मैं बताता हूँ थोड़ा सा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो सब जानते होगे ना, बनता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। थोड़ा सा समझाऊंगा तो समझ लोगे ना, ज्यादा नहीं समझाऊंगा अभी, बट इतना तुम्हें समझदारी है, तुम समझ जाओगे। बताऊं क्या, चलो पहले एग्जांपल करते हैं दो तीन। तो विच कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, आपको क्या देखना है, जिधर को चिलेटिंग वो मोर स्टेबल। अब मान लो चिलेटिंग सब है, एक में एक है, एक में दो, एक में तीन, तो इसमें तीन वो और ज्यादा स्टेबल। तो इफ द नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग्स इंक्रीजेज स्टेबिलिटी इंक्रीज। तो अभी तक जितने पढ़े सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सा रहा होगा, कैल्शियम का आईडीटीए कॉम्प्लेक्स, क्योंकि 5 मेंबर के 5 रिंग थे उधर को, है ना। चलो क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल। Which of the following complex is most stable? पहला है हमारा FeH2O का होल 6 2 पॉजिटिव। दूसरा है हमारा FeOX का होल ट्वाइस Cl2 4 नेगेटिव। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है CONH3 का होल 6। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी में दो चीज़ों का रोल होता है, एक तो CFSC का है ना, और दूसरा चिलेशन का। तो CFSC अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो आप थोड़ा उधर हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो। CN6 4 माइनस, इनमें से मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है, क्वेश्चन ए हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर बी। पहले में कौन सा मोस्ट स्टेबल है, दूसरे में कौन सा है,
अभी आपको सिर्फ मोस्ट स्टेबल ही बताना है, ठीक है। फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में स्टेबिलिटी बताओ, सबसे ज्यादा कौन स्टेप? फर्स्ट में कौन सा हुआ? सेकंड वाला होगा ना, क्योंकि ऑक्सीलेटो क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है। उसके बाद चिलेशन, यहाँ दो रिंग बनेगा चिलेशन का। दूसरे वाले में, दूसरे में भी दूसरा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ भी आपका तीन ठो चिलेटिंग है। पहले में भी बनेगा चिलेटिंग बट दो ही बनेगा, दूसरे में तीन बनेगा। नेक्स्ट तीसरा, क्योंकि इसमें कितना बनेगा, पांच ठो बनेगा। तो नंबर ऑफ रिंग बढ़ेगा तो आपका चिलेशन बढ़ेगा, तो आपका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। सो वी हैव टू चेक कि चिलेशन कैसे हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी डील करेगा। अब यहाँ कुछ एक्सेप्शन तो आपको बताने हैं मुझे, अभी बता रहा हूँ। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में थोड़ा सा जान लो, क्योंकि क्वेश्चन पहले भी आया है, इग्नोर नहीं कर सकते। और एक यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, जानते हो, जनरली आप जहाँ पढ़ोगे, अगर पढ़ाएंगे तो उसका एग्जांपल पूछ लें, तुमको बता देंगे ज़्यादा स्टेबल, बट होगा नहीं। क्योंकि अगर जॉन टेलर आता होगा तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अभी मैं आपको समझाता हूँ। हो गया? तो चलो लिखा जाए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, बस तुम्हें ब्रीफ में समझाना है मुझे, ठीक है। अभी आपको ये पढ़ना होता है एक्चुअली आगे। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, इसके क्वेश्चन आए हैं, पीवाई को उठा के देखोगे तो आए हैं। नॉर्मली हम लोग ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। टेट्राहेड्रल में बहुत ही रेयरली होता है, ये मेनली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आप लोग जरा बताओ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की सबसे खास बात क्या होती है कि इसमें 6 बॉन्ड होते हैं, 4 एक्सियल कहते हैं हम लोग, 4 इक्वेटोरियल होता है और 2 ठो क्या होता है, एक्सियल होता है ना। दीज फोर आर कॉल्ड इक्विटोरियल। और ये आपका जो जो स्क्वायर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल। और जो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड। एंड दीज फोर बॉन्ड्स आर कॉल्ड इक्विटोरियल। फिलहाल ये सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं। ऑक्टेडल में क्या होता है, सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हुआ, पहले किन कॉम्प्लेक्सेस में जॉन टेलर होगा, पहले हमें ये जानना पड़ेगा। किसी को याद है कुछ कंडीशंस क्या होते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के लिए? जरूरी ये है कि T2G और EG का अनसिमेट्रिकल फीलिंग होगा। कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल फीलिंग होगा तो नहीं माना जाएगा, अनसिमेट्रिकल होगा तो जॉन टेलर मिलेगा। जैसे T2G1 सिमेट्रिकली फिलेगा, अनसिमेट्रिकली। T2G में 3 ऑर्बिटल है ना नीचे, और EG में 2 ऊपर है। अब तीनों भर गए एक एक तो सिमेट्रिकल, तीनों दो दो भर गए तो सिमेट्रिकल। नीचे के तीनों एक एक, ऊपर के दोनों एक एक भर गए तो सिमेट्रिकल। नीचे के तीनों कंप्लीटली फील्ड, ऊपर के भी दोनों कंप्लीटली फील्ड, तो सिमेट्रिकल। जॉन टेलर मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब D1 D2 होगा तो अनसिमेट्रिकल, D3 तो सिमेट्रिकल है, फिर D4 D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड में नीचे ही भरेगा। देखो नीचे कितने डब्बे हैं, दो टाइप के लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। अब ध्यान से देखते जाना, आपको समझ में आ जाएगा। तीन भर, एक एक भरोगे सिमेट्रिकल, एक 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 एक, 5 भर दिए, 5 वीक फील्ड में अनसिमेट्रिकल हो जाएगा तो नहीं लेंगे। 10 भर दिए अनसिमेट्रिकल रहेगा। 6 स्ट्रॉन्ग फील्ड में भर दो तो केवल नीचे भरेगा, ऊपर जाएगा नहीं, फिर भी सिमेट्रिकल। यहाँ तक समझ गया। अनसिमेट्रिकल कब होगा, जब T2G1 T2G2 हो गया, अनसिमेट्रिकल है। T2G3 तो सिमेट्रिकल हो गया। T2G4 हो और वीक फील्ड हो तो 1 2 3 चौथा यहाँ आएगा, है ना। अब T2G4 T2G5 स्ट्रॉन्ग फील्ड में आ जाओ तो 1 2 3 4 अनसिमेट्रिकल, 5 अनसिमेट्रिकल, 6 में नहीं माना जाएगा, है ना। तो आपको क्या क्या देखना है, कब कब T2G या EG क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकली फील्ड। जब जब अनसिमेट्रिकल फीलिंग होगा T2G या EG का तो क्या कहलाएगा, वो जॉन टेलर करेगा। अब जॉन टेलर दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक हम लोग होते हैं वीक जेटी, जेटी मतलब जॉन टेलर, और एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर। बस बहुत ही मतलब आसान है, क्योंकि पढ़ाते नहीं इसलिए पता नहीं रहता। अगर T2G में अनसिमेट्रिकल भरा है तो क्या कहलाएगा वो, वीक जॉन टेलर। और अगर EG में अनसिमेट्रिकल भरा है तब क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग। बात समझ गए।
अब देखो स्ट्रॉन्ग और वीक वाले कब कब होंगे, मैं यहाँ एक टेबल बनाता हूँ, आपको छोटा समझ में आ जाएगा। पहले तो जॉन टेलर करने वाले पता चल गया ना आपको। अब वीक में कौन कौन होगा देखो। वीक में सबसे पहले T2G1 होगा, T2G2 होगा, T2G4 बट किस में, वीक फील्ड में, है ना। WFL मतलब वीक फील्ड लिगेंड में। T2G5 किस में होगा ये, सॉरी ये गलत लिख दिया मैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड, दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड में रहेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड में नीचे जाएगा ना, SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। फिर T2G5 यहाँ भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हम अनसिमेट्रिकल नहीं बता रहे, हम वीक जॉन टेलर बता रहे हैं। अब जॉन टेलर तो हो गया ना, ये केवल वीक का कंडीशन है ना। वीक में क्या हुआ है, सब नीचे भरे हैं, अनसिमेट्रिकल सब है, सब नीचे भरे हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग जीटी की बात करते तो कौन कौन देता, स्ट्रॉन्ग जेटी सबसे पहला हमारा देता T2G4, किसमें, वीक फील्ड लिगेंड में। कैसे होता है बच्चों, जरा समझोगे क्या। 3 इलेक्ट्रॉन नीचे हैं, 1 2 3, और चौथा ऊपर चला जाएगा, तो वीक फील्ड में हमेशा ऊपर जाता है, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। उसके बाद T2G7, वीक फील्ड में जाओ ना, T2G7 कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7, घबरा गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड में रहेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में करवाएगा। इसमें T2G7 वीक फील्ड इसमें भी आएगा, है ना। ऊपर आ जाओ, T2G7 किसमें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, और 8 में नहीं होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे 7 में हो जाएगा कैसे, एक, फिर से बताएं, स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, पहले भरेगा एक, स्ट्रॉन्ग में, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ ये वीक फील्ड में होगा। यहाँ स्ट्रॉन्ग में होगा तो वहाँ पक्का वीक में होगा, एक ही में होगा ना। ठीक है। अब देखो इसमें पहले देखो, 1 2, किसमें, उसमें, एक, सातवां तो नीचे ही आया ना, वीक फील्ड रहेगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड नीचे पहले भर जाता तब ऊपर जाता ना। देखो दोनों से ना डिफरेंस देखो ना, इधर देखो, 7 है स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो 1 2 3 भर दिया, फिर यहीं पेयरिंग होगा, 4 5 6 पेयरिंग हो गया, अब सातवां T2G में गया है। बट इसको करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, अब समझ आया ना। ये सब क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब T2G9 चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड वही भरेगा, सॉरी इजी लिखना, इन सब में हमें इजी लिखना चाहिए था, क्या ही लिख दिया मैं। इजी वाले होते हैं इसमें, इजी कितना था, 4। एक्चुअली हमें इजी लिखना, T2G लिखना ही था, हमें पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहिए था। T2G6 EG1 होता, हमारे डी लिखना चाहिए था। हमें इधर जो ये लिखे हैं ना, ये हमको पूरा T2G लिखना ही था, हमें क्या डी कॉन्फ़िगरेशन लिखते तब SFL और ये सब लिखा जाता, नहीं तो इस केस में लिखने की जरूरत नहीं थी। हमें लिखना था तो फिर से लिखना पड़ेगा, गड़बड़ कर दी। जानते हो क्या लिखना, T2G4 EG1 ऐसे लिखना था। डी सिस्टम लिखते हैं, ठीक है, वीक फील्ड के लिए। अगर D1 सिस्टम है, D2 सिस्टम है ना, और आपका D4 सिस्टम है, D5 सिस्टम है, D7 सिस्टम है, इस इन दोनों में क्या होगा, चाहे वीक लो चाहे स्ट्रॉन्ग, दोनों में सेम रहेगा। इस वाले इन दोनों में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग SFL लिगेंड होंगे तब, इसमें क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा तब, इसके लिए है। ठीक है। अब एक चीज पता होना चाहिए कि हमारा ये कंफर्म है वीक T2G में होता है, और ये सब T2G में भरेगा अनसिमेट्रिकल। और अगर हम स्ट्रॉन्ग में जाएंगे तब, स्ट्रॉन्ग वाले में तब क्या होगा हमारे पास, D4, D4 कैसा, वीक फील्ड में, फिर D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड में, SFL में, और ये WFL में। तब ना 1 2 3 4 ऊपर चला जाएगा, और ये करेंगे तो 6 नीचे 1 ऊपर, और ये D9 चाहे स्ट्रॉन्ग लो चाहे वीक लो, इन तीनों में क्या होगा हमारा, स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो ये सब क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग जॉन्टल डिस्टॉर्शन। आप कॉपर के कॉम्प्लेक्स उठाओ, D9 हमेशा जॉन्टल करेगा। कोबाल्ट का D7 अगर 2+ में रहा तो जॉन्टल करेगा। D4 किसका, क्रोमियम 2+ में, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्डिंग रहेगा तो करेगा करेगा। ठीक है, समझ गए इतनी बात ना। अब आपको क्या होता है उसमें, पहले जॉन टेलर क्या होता है वो बता दूं। अब कंडीशन क्या शो करने के लिए, T2 या EG का क्या हो, अनसिमेट्रिकल फीलिंग हो,
दो टाइप के होते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग। वीक होगा तो T2G मान सिमेट्रिकल भरेगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो EG मान सिमेट्रिकल भरेगा। ये कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें वीक और स्ट्रॉन्ग होंगे। अब होते हैं तो क्या होता है, ध्यान से सुन लो, क्योंकि इसको बहुत जल्दीबाजी में नहीं पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ना है, सेफ्टी के बाद ये आएगा फिर से। अगर जॉन टेलर होता है तो जो जो एक्सियल बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, या तो ये दो टाइप के होते हैं, या तो इलोंगेशन होता है या तो कंप्रेशन होता है। मतलब ये दोनों बॉन्ड या तो बड़े हो जाएंगे या तो दोनों बॉन्ड छोटे हो जाएंगे। कंप्रेशन हो गया तो छोटा, इलोंगेशन हो गया तो बड़ा। होगा किसका, केवल एक्सियल का। जनरली कंप्रेशन नहीं होता, कि कंप्रेशन में बॉन्ड एनर्जी कमजोर होगी और कोई कॉम्प्लेक्स नहीं चाहेगा उसका बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। सो वो क्या प्रेफर करता है, इलोंगेशन प्रेफर करता है। समझ गए। अब अगर जॉन टेलर वीक हो या जॉन टेलर स्ट्रांग हो, इलोंगेशन इज मोस्ट प्रेफरेबल। सब में ज्यादातर क्या होता है, लॉन्ग इलोंगेशन होता है। अगर आपने कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से कॉम्प्लेक्स बना दिया और आपने उसमें जॉन टेलर शो कर रहा है, तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मजबूत बॉन्ड बनाएंगे, अब मजबूत बॉन्ड को आप तनाव करोगे, तानोगे, तो उसमें क्या स्ट्रेन आएगा। तो देख के तो लग रहा था कि स्टेबल है, बट नहीं होगा। बात समझ गए। अब आप जब कोबाल्ट का ये कॉम्प्लेक्स बनाओगे, लगेगा साइनाइड के साथ, तो मस्त स्टेबिलिटी आती है, एकदम मजे ही मजे हैं। CN6 4 नेगेटिव, यहाँ पे कोबाल्ट कितने में है, 2+ में है, तो D7 सिस्टम हुआ, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो स्ट्रॉन्ग जॉइंट डिस्ट्रक्शन शो करने वाला है ये। और क्योंकि साइनाइड बहुत मजबूत बॉन्ड बनाता है, तो हमें तो लगेगा साइनाइड के साथ स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, बट दो बॉन्ड जो तनने वाले थे, अब मजबूत बॉन्ड को जब तुम तान दोगे तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा आएगा, बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। एक यहाँ फंसता है प्रॉब्लम। दूसरा, देख के लगेगा कि देखो मस्त चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है, इससे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, सर ने क्या पढ़ाया था, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस आर मोस्ट स्टेबल। तीन तीन लिगेंड है ना, बट दिस इज लीस्ट स्टेबल। इससे ज्यादा स्टेबल इसका ये वाला पार्ट हो जाता है, COEN का होल ट्वाइस 2 H2O। अब पूछेगा तुमसे इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये ज्यादा स्टेबल, ये कम है। फिर आएगा एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप। अगर हम ये बनाए होते, इसको मैं एक बार कल फिर समझाऊंगा, अगर ये हम बनाए होते तो 3 रिंग बनता, अभी देखो बनाए थे ना, तो रिंग को तो तुम तान के बड़ा नहीं कर सकते, रबड़ थोड़े ना है वो। और अगर इलोंगेशन इसमें कोबाल्ट 2+ में है, कोबाल्ट 2+ में है, D7 है, और लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर शो करने वाला है। अब स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर में दोनों बॉन्ड को लंबे होने हैं, आप नहीं रोक पाओगे। और जब वो लंबा होगा, दोनों में क्या आएगा, स्ट्रेन आ जाएगा ना। स्ट्रेन आएगा तो बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल हो जाएगा। अगर हम एक रिंग को दो वाटर से रिप्लेस कर दें, तो इलोंगेशन के लिए दोनों वाटर हो जाएगा। वाटर कमजोर बॉन्ड बनाता है, वो लॉन्गा हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, है ना कॉन्सेप्ट। चिलेशन इज नॉट ओबेइंग हियर, है ना, किसकी वजह से, जॉन टेलर की वजह से। जॉन टेलर तो आया है, पूछा था कौन जॉन टेलर नहीं करेगा PYQ में। इतनी बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है इतना दूर तक ना। सो आज की सभा यहीं तक, इसको पूरा बना लो। कंडीशंस ये जॉन टेलर के कौन शो करेगा, स्ट्रॉन्ग वीक क्या होता है, ये आपके लिख दिए। बाकी फिर एक बार कल फिर हम एग्जांपल और क्वेश्चन कराएंगे इस पे, ठीक है, उसको भी करा लिया जाएगा।